स्वागत है आपका जीएस विजन में। मैं अमरेश मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले हमने स्वदेशी आंदोलन देखा, इससे पहले हमने खिलाफत आंदोलन देखा और असहयोग आंदोलन भी हमारा हो चुका है पिछले के वीडियोज़ में। और आज हम चंपारण पे फोकस करेंगे। चंपारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और बिहार के संदर्भ में इसकी भूमिका तो और विशेष हो जाती है। खास करके हमारा क्लास बीपीएससी मेंस का है और बीपीएससी मेंस में चंपारण से प्रश्न हमेशा आते रहता है। तो इसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं चंपारण आंदोलन। तो आइए चंपारण आंदोलन के देखते हैं। देखिए, चंपारण आंदोलन ऐसे हम 1917 इसे कहते हैं क्योंकि गांधी जी की भूमिका इसमें 1917 में ही है। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण नेता है राजकुमार शुक्ल, उन्होंने 1914 में भी आंदोलन किया था, 1905-06 में भी आंदोलन किया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को महत्व मिला है 1917 में, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय नेता गांधी जी की भूमिका इसमें उल्लेखनीय रही है। तो सबसे पहले हम इस आंदोलन को समझने के लिए हम 2-3 चीज़ इसमें समझेंगे, जिसमें से सबसे पहले है इस आंदोलन का कारण के बाद हम देखेंगे कि इसका स्वरूप कैसा था। स्वरूप में देखेंगे कि महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें क्या हुई, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई इसमें। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें व्यक्तित्व, मतलब इसमें नेता जो हैं वो नेता कौन कौन से हैं, और उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये हमें देखना है। तो 1917 में आप देखेंगे कि सबसे पहले चंपारण आंदोलन के कारण हमें समझना है। तो चंपारण आंदोलन अगर हमें देखा जाए तो यह एक किसान आंदोलन है। तो उसमें जो किसानों के साथ समस्याएं हैं वो सभी कारण इसमें शामिल हैं। तो अगर हम चंपारण आंदोलन से ऊपर में एक हेडिंग लगाएं तो इसे हम किसान आंदोलन कह सकते हैं, ठीक है ना। चूँकि किसान आंदोलन बिहार में अगर हम समझें तो एक तो चंपारण आंदोलन है, दूसरा दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन, और उसके बाद किसान सभा के नेतृत्व में जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका महत्वपूर्ण है वो है। तो इस 3 प्रमुख आंदोलन हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला चंपारण आंदोलन है। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ और इसका जो पीछे जो कारण था वो कारण है किसानों का शोषण। अब किसानों का शोषण एक स्पेसिफिक है, इसीलिए उसके हम नाम देते हैं और वो नाम है 3 कठिया। 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति कारण है। 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है, देखिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, बराबर 1 बीघा होता है। और नियम यह था कि 1 बीघे में आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी है। तो 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी है। 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य था किसानों के लिए, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, या फिर शॉर्टकट में इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 3/20 कर देते हैं इसे, 3/20। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी है। यही है 3 कठिया पद्धति। अब नील की खेती में क्या समस्या थी। सबसे पहले नील की खेती अगर होती थी तो नील की खेती सबसे पहले है कि इससे खेत जो है, खेत की उर्वरता कम हो जाती है। खेत की उर्वरता कम हो जाती थी, उर्वरता कम हो जाती थी। और दूसरा, इसका उचित मजदूरी या उचित इसका मूल्य इन्हें नहीं मिल पाता था। और व्यवहार किसका, बागान मालिकों का जो व्यवहार होता था वह भी इनके साथ उचित नहीं होता था। ये है शोषण होता था, मतलब ये शोषण है। इसके अलावा भी शोषण जारी है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला हम देखें कि
रंग का आविष्कार भी हो चुका था, जब जर्मनी में आविष्कार भी हो चुका था। तो जब रासायनिक, ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार की कहानी है, वर्ल्ड वार जब हो रहा है तो उस समय रासायनिक रंग का प्रयोग होने लगा था और यूरोप में इसकी मांग जो है वो कम हो गई थी। तो जब मांग कम हो गई थी तो उत्पादन तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ ये मजबूरी थी कि आपको उत्पादन करना ही करना है, और इसी का लाभ उठाते थे। एग्रीमेंट चूँकि ऐसा हुआ था, और उसी का लाभ उठाते थे जो बागान के मालिक थे, वो इसका लाभ उठाते थे। इन्हें पूरी मजदूरी भी ठीक से इन्हें नहीं देते थे। तो एक तो मजदूरी की समस्या हो गई किसानों का, जो हमेशा समस्या होता है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है, किसानों को मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उनकी जो खेत पर जो नील की खेती उनके खेतों में हो रही है, इससे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो उसके खेत की उर्वरता कम हो जा रही है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है। वो लोग अब इससे निजात पाना चाहते थे कि हम भाई अब एक नील की खेती हम न करें, और निजात पाना चाहते थे। लेकिन उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि उनकी स्वतंत्रता ही छीन ली गई थी। तो एक व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होता है वो स्वतंत्रता का हनन भी हुआ था। तो इस तरीके से मानसिक उनको प्रताड़ना भी मिलती थी। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण रहा था। तो तीन कठिया पद्धति, एक समझ में ये भी प्रश्न आता है कि तीन कठिया पद्धति क्या था, तीन कठिया प्रणाली क्या था। तो आप उसे बता देंगे कि तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि 1 बीघे में 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती किया जाना, यही तीन कठिया प्रणाली है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि स्वरूप क्या था। तो इसके लिए समझ लीजिए कि जो आंदोलन है, आंदोलन पहले से हो रहा है, क्योंकि ये जो पीड़ा है, और आपको पहले से पता है कि पहले से भी नील की खेती के विद्रोह, नील विद्रोह पहले भी हुआ था और पहले भी होता चला आ रहा था। विद्रोह भारत में, बंगाल में इससे पहले नील विद्रोह हुआ था। हालांकि थोड़े से प्रकृति उसकी अलग थी, लेकिन फिर भी। और ये भी चंपारण में भी इससे पहले 1908 में भी वहाँ आंदोलन हुआ था, 1914 में भी आंदोलन हुआ था। अब राजकुमार शुक्ल इसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं के बीच में इस बात को रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो आते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो घटना आप देखेंगे, तो महत्वपूर्ण घटना में सबसे पहले स्वरूप देख लेते हैं। तो स्वरूप में अहिंसात्मक है, अहिंसात्मक है, ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अहिंसात्मक है, इसमें सत्याग्रह अपनाया गया, सत्याग्रह है, शांतिपूर्ण है। हम आते हैं इसमें घटनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें घटना यह है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जाते हैं, वहाँ पर वो प्रतिनिधित्व करते हैं किसानों का और अपनी मांग को रखते हैं, और वो गांधी जी से विशेष आग्रह करते हैं कि आप आइए और आकर किसानों की स्थिति देखें आप, और वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आप आकर के इंटरेस्ट लें और इस आंदोलन में आप भाग लें, ताकि किसानों के साथ जस्टिस हो पाए। इस बात को गांधी जी मान लेते हैं, और फिर अगले साल मतलब 1917 में वो विजिट करते हैं बिहार का। लेकिन अब हमारे पास एक शब्द है कि लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन किन कारणों से और महत्वपूर्ण है, ये भी हम जान लेते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण है 2 और कारणों से। एक तो आप समझ ही लिए, एक यह सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि राजकुमार शुक्ल जो स्थानीय किसान नेता थे यहाँ के, कि गांधी से आग्रह, मुलाकात और आग्रह पहला है। दूसरा, लखनऊ जो अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ, के बीच समझौता मतलब वापस आ गए। और तीसरा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे लखनऊ अधिवेशन के। तो आप पहला तो आपने समझ लिया कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया क्या करके आप आंदोलन का पहले तो समझिए, आप स्थिति देखिए और इसका नेतृत्व कीजिए। दूसरा है नरम दल और गरम दल के बीच समझौता। आपको पता है जब हम पिछले वीडियो में जब हम देख रहे थे और ख़ास करके स्वदेशी आंदोलन की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस में 2 धड़ हो गए थे, और वो हो गए थे कि आंदोलन की प्रकृति पर
और अंग्रेज़ों से जो मांग हमारी होनी चाहिए वो मांग का प्रकार क्या होना चाहिए और विरोध करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के बीच में असमानताएं आ गई थी। और यही कारण था कि गरम दल के जो नेता थे वो अलग हो गए थे। और सूरत के अधिवेशन में जो अधिवेशन के जो अध्यक्षता की बात आई थी, तो अध्यक्षता के मुद्दे पर ही दोनों के बीच में विवाद हो गया था और वही विवाद फ्रैक्शन का कारण बना था और कांग्रेस दो धड़े में बंट गई थी 1907 में। और 1900 आप देखें कि यहाँ पर 16 में लखनऊ अधिवेशन में फिर दोनों नेताओं यहाँ पर मिल जाते हैं और उसमें बाल गंगाधर तिलक की भूमिका और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब इसी दरमियान एक और आंदोलन चल रहा है, होम रूल लीग आंदोलन, जिसमें आप देखेंगे कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की भूमिका है और उन्हीं के नेतृत्व में देश के विभिन्न हिस्सों में होम रूल लीग आंदोलन चलाई जा रही थी। उसकी शाखा बिहार में भी खुली थी, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि होम रूल लीग आंदोलन और बिहार की उसमें भूमिका। यह जो वीडियो है वो चंपारण आंदोलन पर हमारा केंद्रित है। इसमें लेकिन लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण आ रहा है, तो लखनऊ अधिवेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपने देखा राजकुमार शुक्ल नरम दल और गरम दल की बात हमने की कि स्वदेशी जब मूवमेंट हो रहा था तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही दोनों अलग हो गए थे और उसके बाद यहाँ पे दोनों मिले हैं। आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटी थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। वहाँ के ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की गठन हुई थी, जिसमें अंग्रेज लोग इसके पीछे बैकग्राउंड बनाए थे और वही लोग फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाते हुए उनको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था। मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो मांग थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरल उन्हें चाहिए था, मतलब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वो चाहिए था कि मुसलमानों के लिए कैंडिडेट भी मुसलमान हो और उसे वोट करने वाले भी मुस्लिम हों, ये कहना था उनकी। और इसका विरोध कांग्रेस हमेशा से करती थी, क्योंकि कांग्रेस का कहना होता था कि ये देश में डिवीज़न नहीं होना चाहिए कि कौन किसे वोट करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट सभी लोग करेंगे। इस मत को लेकर के कांग्रेस अभी तक आगे चलती थी और मुस्लिम लीग के मांग को खारिज करती थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ 1916 में वो दोनों मिल जाते हैं, दोनों बैठकर मीटिंग करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और मुस्लिम लीग के इस मांग को कांग्रेस मान लेती है। तो मुस्लिम लीग की ये मांग जो थी कि पृथक निर्वाचन हमें चाहिए, उसे मान लेती है कांग्रेस। इसका काफ़ी विरोध होता है और ख़ास करके मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि नहीं, ये तो सांप्रदायिकता के आगे धर्मनिरपेक्षता झुक गई और कांग्रेस झुक गई। और इसके बदले में कांग्रेस की जो मांग थी कि हम आज़ाद, जो हमारी जो लड़ाई है, कांग्रेस की स्वतंत्र आंदोलन हमारा है, उसमें भूमिका होनी चाहिए मुस्लिम लीग के, और दोनों मिल करके हम लड़ेंगे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ये बात थी। वही हुई यहाँ पर कि दोनों मिल गए और दोनों एक दूसरे की एक एक मांग को मान लिए। तो ये मांग थी और इस मांग की काफ़ी आलोचना की गई, क्योंकि फिर तो आपने सांप्रदायिकता को एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने ही मुस्लिम लीग के जो मांग थी सांप्रदायिकता की, पृथक निर्वाचन की, उसे स्वीकार कर लेती है। और कहीं न कहीं ये एक नकारात्मक मैसेज आता है और आगे चल के ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, और ख़ास करके भारतीय राज्य के विभाजन में, जो हिंदू मुस्लिम आगे चल के सांप्रदायिकता का माहौल ज़्यादा बन जाता है। इसके पीछे ये भी कड़ी एक इसमें शामिल है, तो इसे भी आप याद रखेंगे मुस्लिम लीग का। तो ये तीन हमें देखने को मिला, ये तीन इम्पॉर्टेंट इसके मेजर इसमें कंटेंट हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन से, आप याद रखेंगे इसे। तो हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हों। तो घटना पहले ये हुई कि गांधी जी से मुलाकात किए राजकुमार शुक्ल ने, और मुलाकात करने के बाद उन्हें आग्रह किया कि आप आइए और आकर बिहार में किसानों की स्थिति, चंपारण में खास करके, आप आकर देखें। अब देखिए, अब फिर 1917 में गांधी का आगमन होता है। गांधी आए हैं, गांधी का आगमन। गांधी जब आते हैं तो सबसे पहले जब वो आते हैं तो उनके विरुद्ध
ब्रिटिश का जो वहाँ के डीएम थे, जो कलेक्टर थे, वो कलेक्टर इनको आने का पहले तो कहते हैं कि आपको हम ऑर्डर ही नहीं देते हैं आने का, तो ये इनका विरोध होता है। लेकिन फिर भी गांधी जी स्थानीय गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद एक रजिस्टर लेते हैं और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में किसानों के साथ मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याएं को समझते हैं। खुद से वो एक तरह से सर्वे करते हैं, जा जाकर विजिट करते हैं कि क्या सही में समस्या है या समस्या ऐसे ही है। वो पूरा नोट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नहीं, जो समस्याएं हैं किसानों के साथ वो जेन्युइन है और बिल्कुल सही समस्याएं हैं। इसमें राजेंद्र प्रसाद उनके साथ रहे थे, अनुराग नारायण उसके साथ रहे, मजरुल हक उनके साथ रहे हैं, नरहरि पारिक उनके साथ रहे हैं। ये सब जो नेता लोग हैं उनकी भूमिका इसमें गांधी जी की सहयोगी के रूप में रही है और राजकुमार शुक्ल की भूमिका तो है ही। तब ये पूरा सर्वे करने के बाद गांधी जी इस मांग को आप रखते हैं। वहाँ पे रखने के बाद इनको पहले तो मौका नहीं दिया जाता है बात रखने का, और कहता है कि आप जगह खाली कर दीजिए। यहाँ पर डीएम के द्वारा आदेश आता है कि आपसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन गांधी जी वहाँ पर विरोध करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और सत्याग्रह करते हैं। धीरे धीरे गांधी की लोकप्रियता और बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे अंग्रेज इनको विरुद्ध कदम उठाते हैं, जैसे इनसे बात नहीं करना या फिर गिरफ्तारी करना, कांग्रेस का और गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जाना, ये सब धीरे धीरे गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि होती चली जाती है गांव स्तर पे। और आपको पता है कि गांधी जो थे वो एक सामान्य आदमी नहीं थे, क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका में गांधी अपने करिश्मा दिखा चुके थे और सत्याग्रह के माध्यम से पूरा जो ब्रिटेन है, वो पूरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो गांधी के बारे में समझ चुकी थी और भारत में भी गांधी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। तो गांधी को इग्नोर करना अंग्रेज़ों को लग रहा था कि हमें महंगा पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज़ उन्हें, अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने गाइड किया कि नहीं, इनके साथ बढ़िया से मामला को सलटा लीजिए, आप ज़्यादा इसे हवा नहीं दे, नहीं तो एक बड़ा रूप ले सकता है। इसी के दौरान आप देखेंगे कि फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यहाँ के उपराज्यपाल थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट, इन्होंने जब इनसे मुलाकात की और इनसे मुलाकात करने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, पहले तो आप आइए, बात कीजिए। बात की, उसके बाद बोले कि हमें कमीशन गठित करते हैं, कमेटी गठित करते हैं ताकि जांच हो इसकी कि क्या समस्या है। तो फिर इन्होंने कहा, इनसे मुलाकात करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जांच बैठाई जाए और जांच के लिए कमेटी गठित की गई, एक कमेटी गठित की गई। और वो जो कमेटी गठित हुई उसका सलाई कमीशन उसको कहा जाता है, सलाई कमीशन, क्योंकि इस कमीशन का जो हेड थे वो सलाई थे और इसके एक सदस्य के रूप में गांधी को भी रखा गया। और भी सदस्य थे और गांधी जी भी इसके सदस्य बने। इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद इसके गांधी जी उस कमीशन में बात अपना रखा था कि जितना इनके ऊपर जो टैक्स का बोझ लगा हुआ है उसको कम कीजिए और ये जो तिनकठिया पद्धति है इसे तो बिल्कुल अब ख़त्म करना चाहिए। तो इस तरीके से इनकी बात मान ली गई, तिनकठिया पद्धति को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो जो टैक्स था जो पूरा, वो 100% एबोलिश नहीं किया गया, मांग नहीं मांगी गई, 25% मांगी गई। तो एक तरीके से आप इसे देखेंगे कि पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी गांधी जी का कहना था कि इतना भी कम कर देना, यह वो जो बागान मालिक थे या फिर अंग्रेज थे, इनके लिए एक शर्म की बात हुई कि इतना तो उन्हें करना पड़ा मैनेज। इसलिए इसे मान लिया गया कि यह आंदोलन सफल रहा और इस तरीके से इस आंदोलन की सफलता सुनिश्चित होती है। और जो भारत में गांधी जी की जो भूमिका थी एक बार फिर से सबके सामने आई और इस तरीके से गांधी जी के जो फंक्शन यहाँ पर था, जो स्टाइल ऑफ उनका प्रोटेस्ट था, वो काफ़ी लोगों को बीच में पसंद आया, क्योंकि पहली बार यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था गांधी जी के द्वारा और उन्होंने देखा कि एक अजीब तरह का प्रयोग है, क्योंकि जब हमें आज्ञा नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं, बैठ जा रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं हम आपका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले तो इस तरीके का विरोध यहाँ देखने को मिला नहीं था। इससे पहले
तो जैसे लूट की घटना हो जाती थी कि या तो सरकार के विरुद्ध आप लड़ने जाएंगे, आप हिंसा करेंगे, वो आपको गिरफ्तार कर देगी। लेकिन यहाँ पर गांधी जी को पूरे कानून की जानकारी थी। वो दलील देते थे कि भारत के किसी भी हिस्से में हमें आप आने जाने घूमने से आप हमें नहीं रोक सकते हैं। वो कानून का हवाला दिए और कानून के हवाला दे करके वो बिल्कुल संवैधानिकता के अनुसार अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी और अंग्रेज भी विवश हो गए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्लू मिल नहीं रहा था। और गांधी का जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था वो बिल्कुल यूनिक था और वही इंट्रोडक्शन ऑफ सत्याग्रह इंडिया में हुआ। और भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार गांधी जी के द्वारा चंपारण में ही किया गया। गांधी जी की प्रसिद्धि में, उनकी ख्याति में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि ये जो चंपारण का मुद्दा भले ही क्षेत्रीय था, समस्या भले ही क्षेत्रीय था, लेकिन अब ये मुद्दा राष्ट्रीय हो गया था। चूँकि गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे तो ये मुद्दा राष्ट्रीय बन चुका था। और फिर गांधी जी, भारत में भी गांधी जी एक चर्चित व्यक्ति बनकर सामने उभरते हैं और इनकी सफलता की मुहर लग जाती है। तो ये आपने पूरा देखा। अब व्यक्तित्व अगर नेता में आप बात करेंगे तो नेता में इनफैक्ट गांधी जी तो हैं ही, गांधी जी हैं। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल हैं, राजकुमार शुक्ल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अनुग्रह नारायण हैं, अनुग्रह नारायण हैं। राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक। फिर आप ईटीसी कर देंगे और कर देंगे, इतना 5 नाम काफ़ी है आपके, आधे को आप शामिल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो इस तरीके के आपने देखा। प्रभाव हम देखते हैं इसका कि प्रभाव क्या रहा। तो प्रभाव क्या हुआ कि सबसे पहले तो एक तरीके से विजय का प्रतीक हुआ कि चलो भाई अंग्रेज के विरुद्ध हमारी जीत हो गई, तो विजय हुआ, जीत हुआ एक तरीके से। इसका प्रभाव यह पड़ा कि तिनकठिया प्रणाली का उन्मूलन हो गया। तिनकठिया जो प्रणाली चल रहा था उसका उन्मूलन हो गया, पद्धति का उन्मूलन हुआ, खत्म हो गया। प्रथम और सफल प्रयोग गांधी जी का, यह गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम और सफल प्रयोग भारत में हुआ। सत्याग्रह का प्रथम और सफल प्रयोग। किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठा। जैसे गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हुए और ये मामला इतना स्तर पर उठा कि हर लोग जान गया इसके बारे में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे की पहचान हो गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसान का एक मुद्दा इतना तुल पकड़ा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिल गई। तो ये हुआ, तो यह इसका प्रभाव हुआ कि एक तो किसान संगठित इसके हुए, तो किसानों का संगठन बना और किसान के इंटरेस्ट में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और वो प्रोटेस्ट भी जीत लिया गया। उसे तिनकठिया जो पद्धति था उसे खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात था कि यह गांधी जी के द्वारा भारत में प्रयोग किया गया पहला सत्याग्रह का प्रयोग था और वो सफल भी हो गया। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग और सफल प्रयोग चंपारण के माध्यम से ही हुआ। तो इस तरीके से चंपारण को हमने समझ लिया। अब आप समझिए कि चंपारण पे अगर आपको प्रश्न लिखने के लिए आता है कि आप कैसे लिखेंगे प्रश्न, तो आप क्या करेंगे। अगर आया कि बिहार में किसान आंदोलन में चंपारण की भूमिका का उल्लेख करें, पहला बात। दूसरा, आप यह भी प्रश्न आ सकता है कि चंपारण आंदोलन ने किस तरह से गांधी को एक नेता के रूप में उभरने का मौका दिया, यह भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न यह भी आ सकता है कि चंपारण आंदोलन में तिनकठिया प्रणाली क्या था, या फिर चंपारण आंदोलन के कारण और प्रभाव को स्पष्ट करें। 4-5 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न कुछ भी आए आप पूरे समझ लिए हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन के बारे में व्याख्या करें या कारण बताएं या इसका प्रभाव बताएं, तो आप बताएंगे, आप इंट्रोडक्शन लगाएंगे कि चंपारण आंदोलन क्या था। तो आप बताएंगे कि किसानों की समस्या, चंपारण आंदोलन के पीछे किसानों की समस्या थी, इसका कारण यह था।
क्योंकि किसान लगातार उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे और नील के बागान मालिकों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, जिसका आधार अनुबंध था। और उस अनुबंध में 1 बीघे में 3 कट्ठे के हिसाब से नील की खेती उपजाना उनके लिए ज़रूरी हो गया था और यही मुख्य आधार था। और इसी को 3 कट्ठिया प्रणाली कहते हैं। ये आपने स्पष्ट कर देते। यह भी कहते कि हालांकि नील की मांगों में कमी आ चुकी थी, क्योंकि जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार हो चुका था, परंतु फिर भी शोषण के रूप में किसानों से लगातार खेती करवाया जा रहा था और उसके बदले में उन्हें मूल्य भी नहीं दिया जा रहा था, उचित मूल्य भी नहीं दिया जा रहा था। ये सब समस्या हो गया। अब फिर आप बताएंगे, स्वरूप में बताएंगे किस तरह से राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मिलने जाते हैं, मिलकर फिर आते हैं, पूरा इस तरीके से पूरा आप बताएंगे। और लखनऊ अधिवेशन का भी आप उसमें ज़रूर शामिल करेंगे, इसकी भी शामिल करेंगे। लखनऊ अधिवेशन लिखेंगे तो आप ये भी लिखेंगे कि लखनऊ अधिवेशन नरम दल गरम दल या फिर गरम दल के फिर से गरम दल के नेताओं को फिर से शामिल होने के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी हुआ था। आप आगे बढ़ेंगे और फिर लिखेंगे कि किस तरह से गांधी की एंट्री होती है और गांधी की एंट्री के बाद गांधी का जो स्टाइल था वो गांधी ने क्या किया, गांधी किस तरह से किसानों में जाके आप देखते हैं कि सर्वे करते हैं। तो यह भी लिखेंगे क्योंकि अभी एक नई पद्धति थी यहाँ पर कि किसानों के बीच में जाना, डायरी मेंटेन करना, सबकी समस्याओं को लिखना और उसे समझने का प्रयास करना। तो ये एक तरीका, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीका था, वो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि उनके डीएम उनको आदेश नहीं देते हैं, तब जाकर वो सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह करना और फिर सफल हो जाना, फिर उपराज्यपाल से उनकी मुलाकात और एक कमेटी गठित की गई और कमीशन था सलाई कमीशन, जिसका इनका सदस्य बनाया जाता है गांधी को। और उसके बाद प्रभाव देखेंगे कि प्रभाव में क्या हुआ। तो फिर ये अपना रिकमेंड करती है कि भाई ख़त्म करना चाहिए, 3 कट्ठिया पत्ती ख़त्म हो जाता है और जो इन पर लगान का बोझ था उसे 25% उसे कम कर दिया जाता है, माफ़ किया जाता है। फिर आप बताएंगे कि इसका प्रभाव क्या था। तो प्रथम सफल सत्याग्रह था, 3 कट्ठिया पत्ती खत्म की गई, किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठा। इस तरीके से आप इसे पूरा समअप करेंगे। व्यक्तित्व में दिखेंगे गांधी जी, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद, नरहरिक पारिक इत्यादि को आप इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरीके से अगर चंपारण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे आ रहे हैं तो आप उसे आराम से लिख लेंगे। इसके अलावा भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।